नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 5 अप्रैल 2022 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। पहला आर्टिकल रहेगा पाकिस्तान में जो अभी पूरा एक टर्मोइल चल रहा है, जिस तरीके से इमरान खान ने आर्मी को सीधा चैलेंज कर दिया है, तो क्या इक्वेशन बन रही है वो समझेंगे। दूसरा इधर आर्टिकल है श्रीलंका में जो इमरजेंसी की सिचुएशन बनी हुई है उसमें क्या परिस्थितियां निकल के आ रही है। तीसरा आर्टिकल है ए कैंपस फॉर ऑल कि हैदराबाद की नालसर यूनिवर्सिटी ने अभी जो जेंडर न्यूट्रल स्पेस जो क्रिएट किया है LGBTQI+ कम्युनिटी के लिए, तो बोले ये बहुत ही ज़्यादा वेलकमिंग है। पर साथ साथ में कुछ और भी इश्यूज और कुछ और भी पॉइंट्स हैं जिन पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, समझेंगे इस आर्टिकल को। फिर एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे एन इमेज प्रॉब्लम कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अनाउंस किया गया है कि नेशनल फिल्म आर्काइव, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और बाकी कुछ एंटिटीज़ हैं, उन सबको मर्ज करके एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएगी। तो बोलो उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, तो इस पर एक बार लास्ट में नज़र डालेंगे। नो अकाउंटेबिलिटी बिल, इस आर्टिकल को आप खुद से करोगे क्योंकि इसमें जो क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल है उससे संबंधित हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं प्रीवियसली, तो उन्हीं पॉइंट्स को रिपीट किया जा रहा है। कुछ नया अगर दिखे तो आप खुद से कवर कर लेना इसको। बाकी हम जो डिस्कस करेंगे एक आर्टिकल रहेगा वो ये फ्यूल फॉर द फ्यूचर। इस आर्टिकल में हम देखेंगे ग्रीन हाइड्रोजन कैसे हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकती है। तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं, इनमें 3 तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बाकी की समरी लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं डिटेल में। फर्स्ट आर्टिकल है द सैमसन ऑप्शन। आर्टिकल को लिखा है सी राजा मोहन जी ने। इनका ये कहना है कि अगर हम एक बाइबलिकल कैरेक्टर की बात करें तो जिसका नाम है सैमसन, जिसने टेम्पल ऑफ डैगोन को डिस्ट्रॉय किया और गाजा स्ट्रिप जो इजराइल पैलेस्टीन वाली बात है वहाँ की है ये स्टोरी, ठीक है। तो बोलो वहाँ पर टेम्पल ऑफ डैगन को डिस्ट्रॉय किया और उसके बाद में गाजा स्ट्रिप पर रहने वाले जो पैलेस्टीनियन साथ के लोग थे, पैलेस्टीनियन जो इंडिविजुअल्स थे, उनको भी मार दिया और फिर बाद में खुद भी सुसाइड कर गया। बोलिए ये जो स्टोरी है ना, ये स्टोरी एग्जैक्टली इमरान खान की अभी परिस्थितियों पे आप एकदम ऐसे कैसे अप्लाई कर सकते हो कि वहाँ पर एग्जिस्टिंग आर्मी को सीधा चैलेंज कर रहे हैं। खुद का पता नहीं है कि कितने दिनों तक टिकेंगे और हो सकता है कि जिस तरीके से जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, इन जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हुए हैं पाकिस्तान के, इनकी तरह इसको इमरान खान को भी असैसिनेट किया जा सकता है। तो कुछ भी क्लियर नहीं है। तो ऐसे में इमरान खान ने जो चैलेंज किया है ना अभी आर्मी को या फिर जहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट को, तो वो क्लियर शो करता है कि अभी जो सिविलियन लीडर है वो आर्मी की जो अथॉरिटी है उसको बिल्कुल डिफाई कर रहा है, बिल्कुल एक कहते ना कि इग्नोर कर रहे हैं कि भाई हमारे सामने नहीं चलेगी। इसके पहले इमरान खान ने पहले भी रावलपिंडी, दैट मीन्स पाकिस्तानी आर्मी को बहुत बार चैलेंज किया हुआ है बातों ही बातों में, जैसे कि स्टेटमेंट दे दिए कि जी अभी जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा रहा है मेरे खिलाफ में नेशनल असेंबली में, बोलो वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल स्पॉन्सर्ड है और इंटरनेशनल स्पॉन्सर्ड में सीधा अटैक USA पे किया और अमेरिका के साथ में पाकिस्तानी आर्मी की जो अंडरस्टैंडिंग है, बोला उसकी वजह से मुझे हटाने की कोशिशें की जा रही है। तो ये सारा का सारा देखो, एक जो गैप था ना आर्मी के और पॉलिटिकल लीडरशिप के बीच में, इमरान खान की लीडरशिप में जो सरकार चल रही थी वो और आर्मी दोनों के बीच में जो गैप है ना, वो डिसरप्ट होकर के बाहर आया है। आज यहाँ पर अभी तक तो क्या था पाकिस्तान में कि कॉन्स्टिट्यूशन या सुप्रीम कोर्ट का यूज़ केवल आर्मी किया करती थी, पर अब की बार कॉन्स्टिट्यूशन का यूज़ किसने किया? इमरान खान ने आर्मी के खिलाफ, कि आर्मी ने इमरान खान को हटाने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन एक तरीके से इन्वोक करवाया ऑपोजिशन पार्टीज को अपनी तरफ लेके, और फिर उसके बाद में इमरान खान ने ये कह दिया कि यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मतलब पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 5 है और उस आर्टिकल 5 का क्लॉज 1 ये कहता है कि स्टेट के लिए आप अपनी लॉयलिटी शो करोगे। बोले यहाँ पर इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट है नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने में, तो वहाँ पर जो स्पीकर थे नेशनल असेंबली के, उन्होंने इस रेजोल्यूशन को ही स्क्रैप कर दिया। ये कह दिया कि भाई आर्टिकल 5 क्लॉज 1 के तहत ये रेजोल्यूशन बिल्कुल भी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है, हम इसको ख़त्म करते हैं। तो ऐसे में परिस्थितियाँ कुछ ऐसी है कि इमरान खान की जो पकड़ है वो देखो एक क्रिकेटर के तौर पे अच्छी खासी है और एक पॉलिटिकल लीडर के तौर पे भी अच्छी खासी है, पर सवाल ये है कि अभी इमरान खान ने अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस अपने ईगो को दे दी है। कारण कि जिस तरीके से हम पास्ट में कुछ एक्सपीरियंसेस अगर हम समझें तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो वो भी एक कैरिस्मेटिक इंडिविजुअल हुआ करते थे जिनकी पकड़ थी पूरी पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों पे। 1970s की बात है,
ठीक है, पर वही चीज़ है कि उस बंदे ने अपने आप को प्रधानमंत्री बना लिया। टाइम भी था 1979 में जुल्फिकार अली भुट्टो को असैसिनेट करवा दिया जाता है आर्मी के द्वारा। सेम चीज़ इनकी बेटी के साथ में भी होती है, ठीक है। तो सवाल क्या आता है कि यहाँ पर इमरान खान जो है वो अपने आप को ये बता रहे हैं कि भाई मैं सेल्फ मेड मैन हूँ, सेल्फ मेड मैन हूँ। पर सवाल ये है कि इमरान खान जो आज प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो किसके पीछे बने? आर्मी ने तो पिक किया था ना, वरना नवाज शरीफ को हटा करके फिर उसकी जगह इमरान खान को बिठाया गया था प्राइम मिनिस्टर की तरह 2018 में। एग्जैक्टली आप देखो कि जब 2000 से लेकर के 2000 आप मान के चलो 14 तक का टाइम हम देखें, ठीक है, ये 14 साल का जो टेन्योर था, इसमें 2000 के टाइम पे जनरल परवेज मुशर्रफ जो कि आर्मी चीफ ही था और उसने खुद को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया था वहाँ का पाकिस्तान का। फिर इलेक्शन भी करवाए थे, इलेक्शंस में भी बहुत सारे गफले आए थे, बट अल्टीमेटली ये बंदा बन के बैठ जाता है वहाँ का राजा। उसके बाद में दो प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं, एक तो आसिफ अली जरदारी और एक आते हैं नवाज शरीफ। दोनों को वहाँ पर अपनी सत्ता में इन्होंने भी अपनी तरफ से बहुत कोशिशें की थी कि कैसे भी करके आर्मी की पकड़ को रिड्यूस की जाए, पर आर्मी ने इन दोनों को हटा दिया। और अल्टीमेटली फिर इमरान खान एक ऑप्शन के तौर पे दिख रहे थे कि हाँ जी, अगर इस इंडिविजुअल को उठा करके बिठाएंगे प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे तो बोला हमारी तरफ हम जो चाहेंगे वो काम कर लेगा। पर सवाल यह है कि इमरान खान ने अभी तक के जितने भी प्राइम मिनिस्टर आए ना, उनसे भी ज़्यादा एक कदम आगे बढ़ा लिया है। कैसे कि अभी तक तो आर्मी ने जो चाहा वो किया, अब सीधा इमरान खान खुद चला करके आर्मी को चैलेंज कर रहे हैं, राइट। अब फिर इसमें चाहे आप देख लो, चाहे अभी इस मुद्दे की बात कर लो, इंपीचमेंट मोशन में किसका यूज किया? कॉन्स्टिट्यूशन का यूज किया, स्पीकर को अपने फेवर में किया। स्पीकर तो खैर इनकी पॉलिटिकल पार्टी का होगा, तो उन्होंने बोला कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन हो रहा है इसलिए हम नहीं मानेंगे। 2018 के असेंबली इलेक्शंस के बाद में जिस तरीके से इमरान खान ने शुरुआत में एफर्ट्स लगाए थे कि भाई इंडिया के साथ में रिलेशंस अच्छे कर लेने चाहिए, तो उस टाइम पर तो आर्मी इमरान खान के अगेंस्ट में थी कि इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे नहीं करने। पर जैसे ही सिग्नल थोड़ा बहुत आर्मी ने अच्छा दिया, पाकिस्तानी आर्मी ने, कि साहब भाई इंडिया के साथ भी रिलेशन अच्छे कर लो, तो उसमें इमरान खान बोल गए कि बोला कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है उसको रिवोक किया इंडिया ने, उसको इन्वोक करवाओ तभी हम इंडिया के साथ एंगेज करेंगे। मतलब आमने सामने खड़े हैं दोनों। फिर आ जाता है केस कि रीसेंट आईएसआई जो इंटर सर्विस इंटेलिजेंस है, आईएसआई जैसे हमारे यहाँ पर रॉ है उस तरीके से वहाँ पर एजेंसी है, तो उसके चीफ की अपॉइंटमेंट, बेशक अपॉइंटमेंट तो उसी की हुई जो पाकिस्तान की आर्मी के चीफ कमर जावेद बाजवा चाह रहे थे या आर्मी चाह रही थी, अपॉइंटमेंट तो उनकी हुई। पर एक बार तो इमरान खान ने अपनी तरफ से हाईलाइट कर दिया कि जी मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं हूं कि जो आप जो चेंजेस लाना चाह रहे हो आईएसआई के अपॉइंटमेंट्स में, तो बोलो वो मेरी तरफ से बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। आज अगर देखा जाए ना, तो आज पाकिस्तान के जो हाल है जिसमें इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना कर रहा है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट देखो कितने ज़्यादा बॉम्ब ब्लास्ट होते रहते हैं, और इंटरनेशनल रिलेशंस बिल्कुल बिगड़ चुके हैं। तो इन सारी परिस्थितियों में आप देख सकते हो इमरान खान ने बहुत ज़्यादा एक तरीके से एक कहते हैं ना कि पाकिस्तान के खुद के लिए कहीं ना कहीं चैलेंजेस क्रिएट किए हैं। तो इस तरीके से सैमसन ने जो टेम्पल को डिस्ट्रॉय करने की बात की थी, एग्जैक्टली वही चीज़ें यहाँ पे मैच हो रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में जिस तरीके से ट्रेडिशनली अभी हम देखें तो एक तो डीप स्टेट है। डीप स्टेट का मतलब वहाँ के जो रिलीजियस आइडियोलॉजी पे काम करने वाले लोग जो कि रेडिकलिज्म को भी प्रमोट करते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं धर्म के नाम पर। दूसरी तरफ जो इन लीडरशिप को प्रेजेंट करने वाली जो पॉलिटिकल पार्टीज है, फॉर एग्जांपल तहरीक-ए-लबाइक पाकिस्तान, जिसने लगातार डिमांड की थी कि कैसे भी करके फ्रेंच एम्बेसडर को जो है वो पाकिस्तान से भगा दिया जाए। बोला इन्होंने बहुत ज़्यादा, फ्रांस में बहुत ज़्यादा ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जहाँ पर इस्लाम की बेइज्जती की गई है, या फिर फ्रेंच एम्बेसडर ने भी कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं जो कि हमारे यहाँ पर फेवरेबल नहीं है। फिर भी आर्मी ने उनको बिल्कुल बाहर नहीं निकाला, जबकि इधर तहरीक-ए-लबाइक पाकिस्तान का सपोर्ट लेते हुए या फिर इनको सपोर्ट देते हुए इमरान खान ने पूरी कोशिश की थी कि कैसे भी करके वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ में रिलेशन पाकिस्तान के बिल्कुल कट कर दिए जाएं। क्योंकि बहुत सारे स्पीचेस में इनका ये कहना है इमरान खान का कि पाकिस्तान ने सोच समझ करके इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं बनाई, जिसका नुकसान ये रहा कि अमेरिका ने हमें यूज़ किया और आज हम बहुत बुरी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। तो इसका रिजल्ट क्या रहा आपको पता भी है, हमने पहले डिस्कस भी किया था कि पाकिस्तान ने अपना खुद का एक सेपरेट इस्लामिक वर्ल्ड बनाने की कोशिश की, अपनी इस्लामिक लीडरशिप को इम्पोज करने की कोशिश की, जिसमें टर्की और मलेशिया और पाकिस्तान
इनकी एक अलायंस देखने को मिली। इसके चलते सऊदी अरब और यूएई जो ट्रेडिशनल फ्रेंड्स रहे हुए हैं पाकिस्तान के, वो भी नाराज हो गए थे। तब फिर आर्मी ने अपना स्टेप उठाया और कहा मतलब कि आप इस चीज़ को विड्रॉ करो कि आप टर्की के साथ में उधर नहीं जाओगे, आप सऊदी अरब और यूएई के साथ रिलेशन बिगाड़ोगे नहीं। ठीक है, फिर आ जाती है बात हमारे यहाँ पर। तो भाई बात ऐसी है, इंडिया के साथ में रिलेशनशिप पहले तो इमरान खान ठीक करना चाहते थे, तब तो आर्मी ने मना कर दिया। और अब आर्मी ने जब ये कह दिया, जावेद बाजवा के जो स्टेटमेंट थे कि भाई हम जियो पॉलिटिक्स नहीं जियो इकोनॉमिक्स पे हम रिलाई करेंगे, तब इमरान खान ने कह दिया, बोले कि कश्मीर मुद्दा जब तक सॉर्टेड नहीं होगा तब तक हम बात ही नहीं करेंगे उनसे। तो ऐसे करके इंडिया से भी लेना देना गया। फिर आ जाता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और आरएसएस पे सीधा स्टेटमेंट कि भाई पहले तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर दिया, और फिर बाद में अभी रिसेंट जो रशिया पर जिस तरीके के स्टेटमेंट या स्टैंड इंडिया ने लिया है, जो न्यूट्रल स्टैंड है, उसको लेकर के ये कहा है कि भाई इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी एक्सरसाइज कर रहे हैं इंडियन स्टैब्लिशमेंट, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पर राइटर सीधा बोल रहे हैं कि ये कोई इंडिया को प्रेज़ करने का मौका नहीं था, इंडिया को प्रेज़ तो थोड़ा सा किया है, आर्मी को ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है कि आप यूएस या वेस्टर्न कंट्रीज़ की जेब में क्यों बैठे हो अभी भी, क्योंकि उनके चलते ही हम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बर्बाद हो चुके हैं। और अभी भी आप इस तरीके से ही यूएस या वेस्टर्न कंट्रीज़ कहेंगे, उस तरीके की आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट दोगे या इंटरनेशनली आप अपने स्टेटमेंट दोगे या स्टैंड लोगे, तो कहाँ पर आपके पास स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। तो ये चीज़ यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट निकल के आ रही है। दूसरी बात यह आ जाती है कि यूएस और चाइना रिलेशन आपको पता है कितने बिगड़े हुए हैं, और उस यूएस चाइना रिलेशन की बिगड़े हुई परिस्थितियों का नुकसान अब पाकिस्तान भी झेल रहा है। कैसे? चाइना ने दबाव बनाया इमरान खान पे और भेज दिया, बोलो मॉस्को जाओ और व्लादिमीर पुतिन से मिल, और व्लादिमीर पुतिन से मिला तो वो भी कब मिला, जब यूक्रेन में मॉस्को ने इन्वेड कर दिया। इसका मतलब वेस्टर्न कंट्रीज ऑलरेडी जब नाराज थे, और उस नाराजगी में वो आग में घी वाला काम जब पुतिन ने कर दिया, उस टाइम पर पाकिस्तान के लीडर की विजिट होती है। तो इस तरीके से क्या है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उस पर तो देखो पकड़ चाइना की हो रही है, और यहाँ पर मिलिट्री की बात करें तो वहाँ पर यूएस और यूरोप से अभी भी लिंक उनके बने हुए हैं। तो ये जो गैप है ना, इसके चलते बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पर। रही सही में यहाँ पर जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है, उसके लिए इमरान खान ने बोल ही दिया, बोले यूएसए की कॉन्स्पिरेसी है, और उसके चलते नेशनल असेंबली में हमारे अगेंस्ट में ये रेजोल्यूशन लाया जा रहा है। और वैसे इमरान खान ने फिर नेशनल असेंबली में ये भी कह दिया कि अब हम जल्दी से जल्दी इलेक्शन कराएंगे, और असेंबली को डिसॉल्व भी कर दिया। अब आप देखो यहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूशन का ही लिया, आर्टिकल 56 है, आर्टिकल 58 है, समथिंग है, 58 है जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, आर्टिकल 58 ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन, असेंबली को डिसॉल्व कर दिया और बोले इलेक्शन कराएंगे हम जल्दी से जल्दी। अब आप देखो कि किस तरीके से सीधा आर्मी को चैलेंज कर रहे हैं ये, ठीक है। जबकि पहले के जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स थे ना, उनको हटाना, उनको असैसिनेट करना, वहां पर आर्मी का अपर हैंड हुआ करता था। पर वही चीज है कि यहां पर जो पहले बात आ गई थी ना कि अपनी जिंदगी से भी ज्यादा अपने ईगो को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी, ठीक है। अब पाकिस्तान का तो देखो रियलिटी आपको पता ही है कि वहाँ पर आर्मी की हेजेमनी चलती है, और आर्मी का जो रिलेशन है वो अमेरिकन सिस्टम से बहुत ज़्यादा है, और उसी चीज़ को लेकर के यहाँ पर इमरान खान जो है वो अपनी तरफ से ऑटोनॉमी चाहते हैं। अब देखने वाली बात ये है कि इमरान खान ने गेम तो खेल लिया है, डिसॉल्व भी कर दिया असेंबली को, टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब देखने वाली बात यह है कि आर्मी को कितना मारते हैं वो, और फिर बाद में खुद कितनी जल्दी सुसाइड करते हैं सैमसन की तरह, राइट। तो इस तरीके की सिचुएशन चल रही है अभी पाकिस्तान में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है कैंपस फॉर ऑल। आर्टिकल को यहाँ पर लिखा गया अक्षा शेख और राघव शुक्ला के द्वारा। अक्षा शेख खुद ये बोलती हैं कि मैं 2008 में मेडिकल स्पेशलाइजेशन के लिए मैंने पढ़ाई करने की बात की, और मुझे एक हॉस्टल में स्टे करना था, बट बीइंग अ ट्रांसजेंडर वुमन मुझे वहाँ पर हॉस्टल में जगह अलोकेट ही नहीं की गई, और मुझे हॉस्टल में अलोकेशन दिया भी गया तो मुझे मेंस हॉस्टल में ऑफ़र किया गया, ठीक है, जो कि मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं था। फिर उसके बाद में मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिशें की कि कैसे भी करके अपने को अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी है। तो ये एक तो ये इंसिडेंट। इसी तरीके से निविद्या आनंद, एक ट्राइबल इंटरसेक्स इंडिविजुअल ट्रांसजेंडर स्टूडेंट जो कि केरला से बिलोंग करती है, उसने अपनी स्कूल छोड़ दी क्योंकि वहाँ पर भी उसका बहुत ज़्यादा मेंटल हैरेसमेंट होता था। फिर एक और केस यहाँ पर बताया जा रहा है, नीचे आप देख सकते हो, याशिका जो कि एमए मतलब मास्टर्स ऑफ आर्ट्स की स्टूडेंट पंजाब यूनिवर्सिटी में, उस इंडिविजुअल को जो कि ट्रांसजेंडर थी उसको भी हॉस्टल में अकोमोडेशन नहीं मिला। तो इस तरीके के 3 इंसिडेंट है जो इस हाईलाइट करते हैं कि कैसे एजुकेशनल सिस्टम जो है वो
ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए कितना एक चैलेंज क्रिएट करता है। तो ऐसे में अभी रिसेंट जो अनाउंसमेंट किया गया है नालसा यूनिवर्सिटी हैदराबाद के द्वारा कि वो एक जेंडर न्यूट्रल स्पेस क्रिएट करेंगे, तो ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा कदम है कि जेंडर न्यूट्रल वॉशरूम, और उसमें आप देख सकते हो कि एजुकेशन सिस्टम को भी इंक्लूसिव बनाने में पॉसिबिलिटीज़ बनेगी, और जो सेक्सुअल माइनॉरिटी एलजीबीटी कम्युनिटी है जो कि सेक्सुअल माइनॉरिटी के तौर पे कंसिडर होती है या वल्नरेबल सेक्शन के तौर पे भी हम कंसिडर कर सकते हैं, उनको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हो रहे हैं। तो सवाल ये है कि इनके लिए ये जो नालसा यूनिवर्सिटी का कदम है ना, ये बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। पर इसके लिए हमें थोड़ा और सिचुएशन को समझना होगा। जैसे यहाँ पर जो याशिका वाला जो केस है, एमए स्टूडेंट ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, जब वो एडमिशन के लिए गई तो हॉस्टल अकोमोडेशन में पहली चीज़ तो उसको दिया नहीं गया अकोमोडेशन। फिर वो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में चली गई कि भाई पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में जाकर के अपनी पिटिशन दायर की कि भाई आप बताओ मुझे हॉस्टल क्यों नहीं मिल रहा है। फिर यूनिवर्सिटी को नोटिस दिया गया, नोटिस देने के बावजूद भी अच्छे से काम नहीं हुआ, पहला काम। दूसरा, यूनिवर्सिटी मतलब एक कर्नाटका का केस है, वहाँ पर भी एक PIL रजिस्टर होती है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कर्नाटका हाई कोर्ट में, ठीक है, जिसका नाम है यहाँ पर देखो स्टूडेंट का त्रिनेत्रा हलदर गुमाराजू। वो भी मेडिकल स्टूडेंट मणिपाल यूनिवर्सिटी से हैं, इनके भी अगेंस्ट में जो वो भी है स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में केस फाइल किया उन्होंने। और फिर उसके बाद में पता पड़ा कि उनको गर्ल्स हॉस्टल में स्पेस देने की बात तो कर दी क्योंकि वो ट्रांसजेंडर में फीमेल ट्रांसजेंडर थी। तो ऐसे में आप देखो कि फीमेल ट्रांसजेंडर होने के नाते उनको फीमेल हॉस्टल में सीट तो अलोकेट कर दी, पर क्या कहा कि भाई आपको अपनी जो सीट आप ऑक्यूपाई करना चाहते हो ना, आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते हो, तो आपको सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी करवानी पड़ेगी। तो अब वहाँ पर लीगल अगर अप्रूवल ले लिया तो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर दिए और बोले कि आप अगर अपनी आईडी पे विमेन ट्रांसजेंडर का जो सेक्सुअल डिटर्मिनेशन लिखना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी करवानी पड़ेगी। मतलब आपको कुछ सर्जरी के थ्रू निकलना होगा जिसके बेसिस पे आप एक लड़की की तरह ही बिहेव करें। आपके जो कहते हैं ना कि मतलब किसी भी तरीके से उनकी सेक्सुअल आइडेंटिफिकेशन जो है उसको सब्ज्यूम करने की कोशिश की गई। तो ऐसे में जो 2014 का नालसा जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें LGBTQI कम्युनिटी के लिए सेल्फ डिटर्मिनेशन का सेगमेंट दिया हुआ है कि भाई उनको पूरा अधिकार है कि वो अपनी आइडेंटिटी को खुद अपने हिसाब से ट्रांसजेंडर के तौर पे अगर शो करें तो उसको कोई नहीं रोकेगा, बोला उस राइट को भी यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया। तो सवाल क्या है कि केवल आप इंक्लूसिव स्पेस क्रिएट करो इससे ही काम नहीं चलेगा, हमें क्वीर कम्युनिटी के लिए और ज़्यादा माइंडफुली काम करने की ज़रूरत है। जैसे सबसे पहले फैकल्टीज़ जो हैं एजुकेशनल सिस्टम में, उनको ये बताना होगा कि भाई ट्रांसजेंडर्स के जो लीगल राइट्स हैं वो भी उनको मिलने चाहिए, और उसके साथ में जो एक नॉर्मल कंडीशंस में भी आप देखो, ये तो चलो ठीक है नालसा यूनिवर्सिटी में एक सेपरेट स्पेस आपने क्रिएट कर दिया, बट जो दूसरे जो मेंस हॉस्टल हैं, विमेन हॉस्टल हैं, वहाँ पर भी उनको अकोमोडेशन के लिए अलाउ किया जाना चाहिए। ये उनका एक लीगल राइट है, ये रुकना नहीं चाहिए, राइट। ट्रांसजेंडर मैन है तो उनको मेंस हॉस्टल में स्टे करवाने का भी ऑप्शन होना चाहिए, और ट्रांसजेंडर अगर विमेन है तो विमेन हॉस्टल में भी उनको स्टे कराने का प्रोविजन होना चाहिए। साथ में वॉशरूम्स हैं वो भी इस तरीके से डेवलप होने चाहिए कि वहाँ पर वॉशरूम्स को ट्रांसजेंडर जाकर के यूज़ कर सके। तो पहला पॉइंट तो इंक्लूसिविटी का आ जाता है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो इंडिविजुअल पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं, ठीक है, जिनके कुछ और फिजिकल चैलेंजेस हैं, उनके लिए भी फैसिलिटी क्रिएट करनी चाहिए, ठीक है। और साथ में जो क्वीर पीपल हैं, जो LGBTQI कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, उनको भी आप अपनी तरफ से पूरा एंगेज करो। कहने का मतलब कि आप अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हो, कहीं पता पड़े कि उनका सेगमेंट ही बिल्कुल सेपरेट हो गया, उनकी आइडेंटिटी, उनका रेफरेंस सब कुछ एकदम अलग हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंक्लूसिविटी लाने की भी हमें कोशिश करनी चाहिए। इसके आगे राइटर फिर बताना चाह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, ये देखो सेफ और इंक्लूसिव तो होना ही चाहिए, पर इसके साथ साथ में जो हमारी सोसाइटी का माइंडसेट है ना, वो भी चेंज होना ज़रूरी है, जिसमें टीचर्स, स्टूडेंट, स्टाफ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, प्राइमरी स्कूल, यूनिवर्सिटी, हर जगह पे, हर एक लेवल पे इंक्लूसिविटी आनी चाहिए। बेशक हमारे यहाँ पर ट्रांसजेंडर्स को अधिकार देने के लिए द ट्रांसजेंडर्स पर्सन एक्ट अवेलेबल है, पर वही बात है, एजुकेशन को हमें इंक्लूसिव बनाने की भी
ज़रूरत है, जिससे कि इनका और ज़्यादा स्पेसेस में डिस्क्रिमिनेशन का भी सामना ना करना पड़े और इनके खिलाफ में कोई हरासमेंट की एक्टिविटी भी ना हो। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से देखें तो वो इक्विटेबल और क्वालिटी एजुकेशन की बात करती है, जिसमें ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स को भी इंक्लूड किया गया है। तो उस केस में जो स्टूडेंट जो क्वीर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उन स्टूडेंट्स को उनकी आइडेंटिटी के बेसिस पे आप पढ़ने से अगर दूर करते हो तो वो बात बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी। नहीं तो क्या होता है, फिर बच्चे अंडर स्ट्रेस आ जाते हैं और मजबूरन उनको ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं जो कि सही बात नहीं है। जैसे कि डीपीएस फरीदाबाद स्कूल का एक स्टूडेंट, ठीक है, उसने सुसाइड कमिट कर दी क्योंकि बाकी जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने उसको बहुत ज़्यादा उसकी सेक्सुअलिटी को लेकर के बहुत मजाक उड़ाया। तो ऐसे में सेफ एजुकेशनल स्पेसेस बनाना बहुत ज़रूरी है। और जो क्वीर फॉबिक कैरिकुला है, दैट मीन्स क्वीर फॉबिक मतलब क्वीर कम्युनिटी से जो बिलोंग करते हैं, इनसे जो डर बैठा हुआ है लोगों के मन में, वो ठीक होना चाहिए और उसके लिए एजुकेशनल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। मद्रास हाई कोर्ट ने नेशनल मेडिकल कमीशन को लताड़ भी लगाई थी कि भाई आप अपने एजुकेशन सिस्टम में ये जो क्वीर फॉबिक एलिमेंट्स जो भी डाल रखे हैं ना आपने अपने टेक्स्ट बुक में या ऑथर्स ने जो भी लिख रखे हैं, बोले उनको एलिमिनेट करो। वहाँ पर आप ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज़ करो जहाँ पर LGBTQI क्वीर कम्युनिटी से कोई मतलब हेट्रेड ना क्रिएट हो किसी के दिमाग में, एक एक्सेप्टेबिलिटी आनी चाहिए जनरल। इसके अलावा नाल सर ने अपनी तरफ से जो कदम लिया वो अच्छा है। फिर यही बातें आ गई, एक हॉलिस्टिक चेंज आना चाहिए, केवल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने से नहीं होता, पॉलिसी भी ऐसी होनी चाहिए, कैरिकुला भी ऐसा होना चाहिए, माइंडसेट भी ऐसा होना चाहिए। जेंडर न्यूट्रलिटी की तरफ हमें ले जाना होगा। जेंडर न्यूट्रलिटी की बजाय हमें जाना होगा जेंडर पॉजिटिविटी की तरफ, कि भाई बहुत सारे ऑप्शंस हैं इस दुनिया में जेंडर के, और हर एक जेंडर के इंसान को जीने का पूरा अधिकार है इक्वली। ठीक है, तो देखने वाली बात यह है कि 2022 में हम और क्या डेवलपमेंट्स देखते हैं। पर ये जो नालसर यूनिवर्सिटी ने जो किया, बोलो बहुत एनकरेजिंग है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है फ्यूल फॉर द फ्यूचर। आर्टिकल को लिखा है अमित भंडारी जी ने। देखो, अमित जी का ये कहना है कि अभी रशिया और यूक्रेन की टेंशन के चलते एक बैरल क्रूड ऑयल का भाव पहुंच गया $130। ये हाईएस्ट है पिछले एक दशक में। दूसरी तरफ जिस तरीके से यूरोप में एक क्राइसिस देखने को मिला एनर्जी का, कि वहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है या फिर जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड था, वहाँ से प्रॉपर सप्लाई ना होने के चलते रशिया से मजबूरन उनको नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना पड़ा। तो ये परिस्थितियाँ क्या शो कर रही हैं, एक तो रिन्यूएबल एनर्जी भी 100% रिलायबल नहीं है। रिन्यूएबल एनर्जी का हम बात करें सोलर एंड विंड एनर्जी, ठीक है। दूसरी तरफ अगर देखें क्रूड ऑयल पे हम रिलायबिलिटी रखें तो उस पर ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन भी है और क्लाइमेट चेंज का मुद्दा भी हो गया, और रही सही में ये आपका पॉइंट आ गया, महंगाई भी आ गई। तो इस परिस्थिति में आज के टाइम पे आज हम देखें, चाहे ऑयल, नेचुरल गैस, फर्टिलाइजर, हर चीज़ महंगी हो रही है, तो हमारे सामने एक ऑप्शन निकल के आता है ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल के तौर पे। और इस चीज़ को शो किया अभी रिसेंटली हमारे जो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी, जब वो हाइड्रोजन बेस्ड जो कार थी वो लेकर के आए। तो सवाल ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी पे हम 100% क्यों रिलाय नहीं कर सकते, क्या कमियां हैं। तो पहली कमी तो ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी है ना, वो इंटरमिटेंटली जनरेट कर सकती है इलेक्ट्रिसिटी। इंटरमिटेंटली का मतलब ब्रेक आते रहते हैं, कंटिन्यूटी आपके पास में नहीं रहेगी, चाहे फिर वो मौसम की वजह से हो। बादल अगर आ गए तो सोलर एनर्जी अच्छे से नहीं प्रोड्यूस होगी, हवा नहीं चली तो विंड एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी। तो बोलिए इंटरमिटेंटली है। और इसके पीछे जो बैटरी टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है हमें, उस बैटरी टेक्नोलॉजी में आप कितनी बड़ी बैटरी तैयार कर दोगे जी, क्या ट्रक को चला लोगे बैटरी से? पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे में एक बड़ी क्वांटिटी में अगर पावर स्टोर करना है तो बैटरी वहां पर वायबल ऑप्शन नहीं है। वहां पर हाइड्रोजन बेस्ड जो फ्यूल सेल है ना, वो काम में आ सकता है। तो पहला तो चैलेंज है ये कि इंटरमिटेंट सप्लाई होती है, कंटिन्यूअस सप्लाई नहीं होती है। किससे? रिन्यूएबल एनर्जी से। दूसरा चैलेंज ये आ रहा है कि फाइनेंशियल वायबिलिटी। भाई हमें इंडिया एक ग्रीन पावर बनना चाहता है, रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी में हम बहुत कुछ लगाना चाहते हैं। पर सवाल ये, कल हमने जिस तरीके से डिस्कस किया, कल का ही आर्टिकल था हमारा कि टैरिफ्स को 2 टैरिफ वाला सेगमेंट हमें सोलर एनर्जी में, विंड एनर्जी में लाना चाहिए। तो वहां पर हमने देखा था ना कि
2.25 से ₹2.5 पर यूनिट के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, जबकि कोल एनर्जी से ₹2.25 से ₹2.5 पर यूनिट के हिसाब से रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बिक रही है, जबकि कोल एनर्जी से प्रोड्यूस एनर्जी कितने पे बिक रही है? ₹1.25 ₹1.5 तक। तो बोलो वो चीज़ हमें आइडेंटिफाई करनी होगी, क्योंकि महंगी बहुत है, सस्ती नहीं पड़ रही है। तो ऐसे में बिजनेस हाउसेस क्यों आएंगे? और रही सही में अगर पॉइंट डालें, तीसरा पॉइंट ये कि भाई आज 2 व्हीलर व्हीकल्स हैं या 4 व्हीलर व्हीकल्स हैं, हल्के फुल्के व्हीकल्स हैं, वहां तक तो आप आराम से इलेक्ट्रिसिटी पे चला लोगे, पर क्या ट्रक्स को आप लिथियम बैटरी पे चला सकते हो, जो बहुत ही हैवी लोड होते हैं? इसका मतलब उनको तो रिलाई करना पड़ेगा कुछ पावरफुल फ्यूल पे ही। उसका ऑप्शन अभी करंटली देखें तो डीजल है, और फिर बाद में फ्यूचर के लिए हमारे पास में ऑप्शन हाइड्रोजन का आ रहा है। चौथा पॉइंट ये बता रहे हैं कि आज की परिस्थितियों में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने में हम कोल को रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं, यहां पर दूसरे पॉइंट का ही पॉइंट यहां पर है, चौथा अलग है, खैर हम यहां पर देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट थोड़ा इलेबोरेट कर देता हूं कि कोल को हम रिप्लेस करना चाहते हैं, तो कोल को रिप्लेस करने के लिए पहले तो सस्ता हमें ऑप्शन निकालने की जरूरत है। सस्ते वाला तो पहले क्लियर हो गया हमारा। दूसरा, जो कोल से बिकने वाली बिजली है उसी को स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी डिस्कॉम्स हैं वो खरीदती हैं, फिर वो बेचती हैं। पर डिस्कॉम्स आज बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान में चल रहे हैं। तो आप बताओ वो रिन्यूएबल एनर्जी को क्यों खरीदेंगे जब उनको सस्ती इलेक्ट्रिसिटी कोल बेस्ड मिल रही है? तो ऐसे में सस्ता होना भी एक अपने आप में चैलेंज है। फिर तीसरा हमने देख ही लिया, ठीक है, ट्रक वाला ऑप्शन, हैवी व्हीकल्स का। और चौथा पॉइंट जो है वो ये कि जो क्रिटिकल मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है बैटरीज को प्रोड्यूस करने में, जैसे कोबाल्ट एंड लिथियम, ये हमारे पास में अवेलेबल ही नहीं है। फिर से हम ग्लोबल सप्लाई चेन पे डिपेंड करेंगे, और ऐसे ही कोई लड़ लेगा और पता पड़ा कि हम फिर से क्राइसिस में आ गए, तो हम इस तरीके से डिपेंड नहीं हो सकते। तो सवाल क्या है? हाइड्रोजन एक ऑप्शन के तौर पे निकल के आ रहा है। और हाइड्रोजन में भी देखो, एक तो ग्रे हाइड्रोजन होती है जिसमें आप नेचुरल गैस यूज करके वाटर से हाइड्रोजन कंटेंट एक्सट्रैक्ट करते हो और उसका यूज किया जाता है, मान लो जैसे फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में या कहीं और इंडस्ट्रीज में, तो वो तो ग्रे हाइड्रोजन हो गई। पर हम जो बात कर रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू ग्रीन हाइड्रोजन, जिसमें जो हम हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी से हम प्रोड्यूस करेंगे। मतलब ये हो गया कि रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन तो हमें बढ़ाना चाहिए, पर हम 100% इस पर रिलाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो उस केस में हाइड्रोजन उसका एक, आप कह सकते हो अपने आप में एक सपोर्ट के तौर पे इमर्ज होकर के एक ऑप्शन दिखाई देता है। तो रिन्यूएबल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करो और उससे फिर हाइड्रोजन प्रोड्यूस करो, और हाइड्रोजन को फिर फ्यूल की तरह यूज किया जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस तरीके की एनर्जी, इस तरीके की हाइड्रोजन जो कि रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड प्रोड्यूस की जा रही है, दैट इज नॉन एज ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। तो ऐसे में ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी हमें राइज करनी चाहिए। और ग्रीन हाइड्रोजन का ऑप्शन ये है कि जो ऑलरेडी जो इंडस्ट्रीज में नेचुरल गैस, सीएनजी और ये काम में आती है ना, बोलो उसके साथ में ब्लेंडिंग की जा सकती है हाइड्रोजन की। इसके अलावा जैसे यूरिया प्रोडक्शन की हम बात करें, तो यूरिया के प्रोडक्शन में नेचुरल गैस की रिक्वायरमेंट होती है, फर्टिलाइजर्स को प्रोड्यूस करने में नेचुरल गैस की रिक्वायरमेंट होती है। तो आज हम यहां पर यूरिया पर डिपेंडेंसी हमारी कम नहीं है एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जिस तरीके से रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तो उससे फर्टिलाइजर भी बहुत महंगे हुए, क्योंकि ये दोनों कंट्रीज फर्टिलाइजर अच्छा खासा एक्सपोर्ट करते हैं, या फिर ये कहो कि नेचुरल गैस अच्छी खासी क्वांटिटी में एक्सपोर्ट करते हैं दोनों कंट्रीज, और दोनों लड़ाई में फंसे हुए हैं। तो ऐसे में हमें हाइड्रोजन के अलावा कोई बेटर ऑप्शन इस टाइम पे दिख नहीं रहा है। तो ग्रीन हाइड्रोजन सीएनजी के साथ में ब्लेंडिंग की जा सकती है। आज दिल्ली, मुंबई, बड़ी सिटीज जो हैं वहां पर सीएनजी बेस्ड व्हीकल्स बहुत चलते हैं, तो बोला आराम से पॉसिबिलिटीज है, हम उस पर रिलाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ब्लेंडिंग भी पॉसिबल होगी। फिर आप बात करो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की या सीएनजी की, तो देखो इनके लिए भी तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनानी तो पड़ती है ही ना। तो बनाने के लिए जिस तरीके से अभी तक काम किए गए हैं कि भाई सीएनजी के फिलिंग स्टेशन बना दिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशन सब वो डेवलप कर दिए, तो हम हाइड्रोजन व्हीकल्स के लिए भी इसी तरीके का सेगमेंट तैयार कर सकते हैं, ठीक है। एक और इंफ्रास्ट्रक्चर का सेट तैयार किया जाए जिसमें हमारे पास में जो ऑलरेडी एक्सपीरियंसेस अवेलेबल है, जैसे सीएनजी नेटवर्क को डेवलप करने की बात करें मुंबई और दिल्ली में, तो एमजीएल और आईजीएल जैसी कंपनियां हैं वो काम कर रही है। तो एग्जैक्टली बोला हम भी इसी तरीके से हाइड्रोजन के सेगमेंट को भी प्रमोट करने के लिए अलग अलग एरियाज पे फोकस कर सकते हैं। सबसे पहले आप फोकस करो एयरपोर्ट, पोर्ट्स, वेयर हाउस,
तो यहाँ पर क्या है कि आपको जो भी काम करने हैं प्रमोट करो कि वहाँ पर आपको हाइड्रोजन की फिलिंग स्टेशन भी आप डेवलप कर दो और साथ में वहाँ पर जो व्हीकल यूज़ हो रहे हैं वो भी हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड ही हो। इससे क्या होगा, वो एक शुरुआत हो गई, फिर धीरे धीरे इसको हम एक्सपेंड भी कर सकते हैं। और हाइड्रोजन फ्यूल है वो पावरफुली भी अपने आप में एक ऑप्शन अवेल कराता है। इसके आगे अगर हम देखें तो इंडिया के पास में लगभग 25,000 मेगावाट का गैस फायर्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी अवेलेबल है। मतलब नेचुरल गैस बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास में टोटल इंस्टॉलेशन कैपेसिटी कितनी है, 25,000 मेगावाट। पर नेचुरल गैस महंगी इतनी पड़ती है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के चक्कर में के लिए ये जो गैस पावर्ड पावर प्लांट्स है ना, वो काम ही नहीं करते अपनी फुल एफिशिएंसी पे, फुल कैपेसिटी पे। तो बोला हाइड्रोजन को अगर हम ब्लेंड कर देंगे ना तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन भी आसान हो पाएगी, ये एक ऑप्शन बता रहे हैं। इसके आगे बताया जा रहा है कि हाइड्रोजन हमारी इकोनॉमी को बहुत आगे ले जा सकता है। जिस तरीके से ONGC, IOC, गेल ने अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाए थे कि कैसे भी हम करके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट करें, एनर्जी सिक्योरिटी इंश्योर करें, बोलो उसी तरीके से हाइड्रोजन के लिए भी हमें आगे आने की ज़रूरत है। और आज स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडिया में बहुत अच्छा है। जब 75 यूनिकॉर्न, मतलब जिनकी वर्थ, ऐसी कंपनियां जो अभी स्टार्टअप थी कुछ दिनों पहले, कुछ सालों पहले, 2-3 साल, 4-5 साल पहले स्टार्ट हुई है, और वो कंपनियां आज उनकी वर्थ $1 बिलियन से भी ज़्यादा है। तो वो एक विल भी है हमारे यहाँ पर, एंटरप्रेन्योर भी अवेलेबल है, एक्सपर्टाइज भी अवेलेबल है, फंडिंग्स के लिए जो एंजल इन्वेस्टर या फिर जो वेंचर इन्वेस्टर्स हैं वो भी अवेलेबल हैं। तो क्यों नहीं हम इस तरफ एक पुश करें जिससे कि हम अल्टीमेटली गवर्नमेंट का जो ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी का जो सेगमेंट है जिसमें हम टारगेट अचीव करना चाह रहे हैं, एनर्जी इंडिपेंडेंस, वो अचीव कर पाएंगे। तो ये आर्टिकल थे तीनों। अब 2 की समरी लेते हैं। फिर नेक्स्ट आर्टिकल आ जाता है एन इमेज प्रॉब्लम। देखो आर्टिकल को लिखा है अदूर गोपाल कृष्णन ने। इनका ये कहना है कि अभी सेमी ऑटोनोमस बॉडीज, फॉर एग्जांपल फिल्म डिवीजन, दूसरी है चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी, तीसरी है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, चौथी है डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल एंड नेशनल फिल्म आर्काइव्स NFAI एंड नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इन सब को मर्ज करके अल्टीमेटली क्रिएट किया जा रहा है क्या, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो राइटर का यहाँ पर मेन जो कंसर्न आ रहा है वो ये कि ये इतनी अलग अलग एंटिटीज हैं, इन सब का अपना अपने डोमेन में एक्सपर्टाइज हैं, और इन डोमेन के एक्सपर्टाइज के चलते आप देखो कि कितना ज़्यादा वर्ल्ड लेवल पे इंडियन सिनेमा को रिकॉग्निशन मिलता है। जैसे अगर हम बात करें चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी, बोला उसके जब उसकी चेयर, उसको हेड जया बच्चन ने किया था तो उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा रिकॉग्निशन मिला था। इसके अलावा अगर हम देखें जब VS कुंदू जब IFFI दैट मीन्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के चेयर बने थे, उस टाइम पर IFFI को बहुत रिकॉग्निशन मिला। तो अब सरकार के द्वारा जो नेशनल फिल्म आर्काइव इंस्टीट्यूट, आर्काइव्स ऑफ इंडिया NFAI जो है उसको मर्ज कर रही है NFDC के साथ में। यहाँ पर नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया को मर्ज किया जा रहा है नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ में। तो बोले इस मर्जर में गवर्नमेंट को समझने की ज़रूरत है कि जो एक्सपर्टाइज NFAI के पास में है वो एक्सपर्टाइज यहाँ पर नहीं होगी। और जिस तरीके से आज हमारे पास में 127 साल पुरानी पिक्चर की भी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, नेगेटिव्स अवेलेबल हैं, वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हेरिटेज है, और उस हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए NFAI को इंडिपेंडेंटली कंटिन्यू करवाने की ज़रूरत है। क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो एक्सपर्टाइज है, वो NFAI के स्टाफ मेंबर और मैनेजमेंट के पास ही अवेलेबल है। तो इनका यही कहना है कि इंटीग्रेट करके आप जो है एक्सपर्ट्स को आप जनरलिस्ट में कन्वर्ट कर दोगे, और जनरलिस्ट को इतना नॉलेज होता नहीं है। दूसरी चीज़ कि गवर्नमेंट का ये कहना है कि नेगेटिव्स या ऑप्टिकल फॉर्म में डेटा को स्टोर करना बोला बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, बहुत पैसा खर्च होता है। तो अब गवर्नमेंट का ये आइडिया है कि उनको सारा डिजिटाइज फॉर्म में कन्वर्ट करके और उनको स्टोर कर लिया जाएगा। तो ऐसे में राइटर जो हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि हॉलीवुड के फिल्म मेकर क्रिस्टोफर नॉलन, जिनको हर कोई फॉलो करता है, तो उन्होंने भी यही कहा था कि फिल्म को हमें स्टोर करने की ज़रूरत है ऑप्टिकल फॉर्म में। जिस फॉर्म में फिल्म प्रोड्यूस हुई थी, जिस फॉर्म में फिल्म को शुरुआत में रिकॉर्ड किया गया था, बोला उसी फॉर्म में उस फिल्म को रिकॉर्ड करके रखने की ज़रूरत है, क्योंकि फिर वो हेरिटेज के तौर पे काम करता है। क्योंकि ये आर्काइव्स अपने आप में रिकॉर्ड प्रोवाइड करते हैं। आर्काइव से हमें हिस्ट्री का पता पड़ता है कि किस तरीके का ट्रेंड था। ठीक है, अब सब कुछ डिजिटाइज अगर आपने कर दिया
तो फिर उसके बाद में जो रील्स पड़ी हैं, नेगेटिव्स पड़ी हैं, उनका आप ध्यान नहीं रखोगे तो आने वाली जनरेशन्स को कैसे पता पड़ेगा कि पुराने ज़माने में डिजिटल रिकॉर्डिंग हुआ करती थी या रील्स पे रिकॉर्डिंग हुआ करती थी। तो राइटर यही बोल रहे हैं, ये मर्जर रोको, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। बोलो बेल्जियम से सीख लो, बाकी और दूसरी सोसाइटी से सीख लो, वो लोग भी इंडिपेंडेंटली मैनेज करते हैं आर्काइव्स को। जिस तरीके की टाइम पे जो टेक्नोलॉजी प्रिवेल कर रही थी, बोलो वो की वो टेक्नोलॉजी में उन्होंने स्टोर कर रखा है पूरा डेटा। बोलो वो चीज़ हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, स्लाइडिंग इन श्रीलंका। राजपक्षे सरकारों के खिलाफ में सीधी बात ये आ रही है कि भाई रिजाइन करो। ये 4 भाई हैं, गोटाबाया, महिंदा, चामिल, बासिल, ये सारे के सारे चारों ब्रदर्स हैं, वो सरकार चला रहे हैं। सबसे पहला तो ये कि वहाँ पर मेजोरिटेरियनिज्म है, माइनॉरिटीज़ की कुछ सुनते नहीं है। मेजोरिटेरियनिज्म जो भी है वो चलता है, उसके चलते सिविल वॉर ख़त्म हुआ था अभी 2009 में जाकर के। तो फिर उसके बाद में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना ज़्यादा बूस्ट करने के एफर्ट्स किए, जिसके चलते उधार ले लिया इतना ज़्यादा, और वो उधार लेने के चलते ये हो गई कि वो उधार चुकाया ही नहीं जा रहा है, बर्बाद हो गई इकोनॉमी। फिर ईस्टर पे अटैक हुआ, तो ईस्टर के अटैक को फिर रिवाइवल देने के लिए बड़े बड़े प्रॉमिस कर दिए, और फिर बाद में गोटाबाया राजपक्षे प्रेसिडेंट बन करके जीत के आ जाते हैं। फिर उसके बाद में जब रिजल्ट ये निकल के आता है कि हाँ जी हम्बनतोता पोर्ट है, वो चाइना से इन्वेस्ट कराया, वो भी चला गया हाथ से, और रही सही में अपनी खुद की जो इंडिपेंडेंसी थी, जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन थी, उसमें भी इतनी ज़्यादा गड़बड़ियां कर दी कि जिसके चलते आज इकोनॉमी बिल्कुल डगमगा गई है। जैसे कि फर्टिलाइज़र इंपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शन लगाना। इसके अलावा आप देख सकते हो कि अभी महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है, क्रूड ऑयल प्राइसेस इतने ज़्यादा हो गए हैं, हर चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है। फूड, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, ये तीनों चीज़ें बहुत महंगी बिक रही है आज वहाँ पे। तो ये चीज़ें क्या शो कर रही हैं कि सोच समझ करके पॉलिटिकल पावर ने अच्छे से डिसीजन नहीं लिए, और वही क्राइसिस आज वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, एक टाइम था जब लिट्टेस को जिस तरीके से सप्रेस किया था, जो तमिल टाइगर्स थे, उनको तो आपने सप्रेस कर दिया, उसके लिए तो आपको कोई जवाबदारी नहीं देनी पड़ी। पर आज जिस तरीके से वहाँ पर पॉलिटिकल लीडरशिप के सामने सवाल है, तो उसमें ये राजापक्षे ब्रदर्स ने ऑपोजिशन पार्टीज़ को भी ऑफर दे दिया कि जी आप हमारे साथ आ जाओ, हम साथ मिलकर के सरकार चलाएंगे। तो ये चीज़ क्या शो करती है कि कितने ज़्यादा क्राइसिस वहाँ पर पॉलिटिकली क्रिएट हो चुके हैं। तो देखो, 2 पड़ोसी देश हैं, दोनों ने चाइना का सपोर्ट लिया था, और दोनों के हाल हैं ख़राब इंटरनली। एक तो है श्रीलंका, एक है पाकिस्तान। नेपाल तो चलो फिर भी शेख बहादुर दाऊबा जी अभी विजिट पे आए हैं। हम ये नहीं कहते कि भाई अपनी फॉरेन पॉलिसी को इंडिया के हिसाब से डिसाइड करो, पर इंडिया कभी किसी देश का नुकसान नहीं चाहता। ये एक इम्पॉर्टेंट हमारी, क्योंकि हमने कभी किसी को इन्वेड भी नहीं किया। बस हाँ, ये रहता है कि कई बार ब्लेम लगता है इंडिया पे कि बिग ब्रदर का रोल प्ले करता है इंडिया, अपनी मनमानी चलाना चाहता है, और बिग ब्रदर से दूर जाने के चक्कर में इनको अभी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। खैर वो अलग बात है। मेन जो पॉइंट्स थे वो हमारे यहीं पे ख़त्म होते हैं। एक आर्टिकल आप खुद देखोगे क्रिस्टोफर जेफरलोट वाला, वो आप देख लेंगे। तो डिस्कशन में यहीं पर था, और अगर आगे फ्यूचर में कहीं पे कमी पड़ी आर्टिकल्स की, तो क्रिस्टोफर जेफरलोट वाला वो आर्टिकल मैं उठा लूँगा बाद में। ओके, डन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।